उसने आज तक कभी भी सोमवार का व्रत नहीं छोड़ा था। वह पूजा पाठ पर बहुत ध्यान देती थी और भगवान को बहुत मानती थी। वो बचपन में ही अनाथ हो गई थी। उसके बड़े पापा और मम्मी ने उसे पाला था। उसे कभी भी किसी चीज़ की कमी महसूस होती तो वह पूजा पाठ करने बैठ जाती और जो कुछ मांगना होता वह भगवान से मांगती और उनसे कहती, अपने दिल की हर हाल बताती। उसने भगवान के सामने अपना माथा टेक रखा था। इतने में दरवाजे पर उसका पति विकास आ गया। उसे देखता रह गया। इतनी खूबसूरती उसने आज से पहले कभी नहीं देखा था। वह जब भी कभी यहाँ आई उसने कभी उसे निगाह भरकर नहीं देखा था। वह विकास के लिए एक छोटी बच्ची की तरह थी। वह उससे पूरे 9 साल छोटी थी, लेकिन अब वह उसका पति बन बैठा था। अच्छा खासा वह गुस्से में था और मर्दों की तरह उसकी भी सुहागरात को लेकर बहुत सी फीलिंग थी, लेकिन अब सब पर पानी फिर गया था। अब उस बच्ची के साथ सुहागरात मनाता हुआ अच्छा नहीं लगता। वह भरपूर नौजवान था और बॉडी वाला था। अपनी बॉडी को और ज़्यादा अच्छा सा लुक देकर खूबसूरत बना चुका था। और कहाँ वह छोटी सी 18 साल को नाजुक सी लड़की, क्या वह उसकी मोहब्बत सहन कर पाती? वह गहरा सांस भरकर रह गया था और वह अपना सर झटका। वह भगवान के आगे हाथ जोड़ बैठी थी। उसके दिमाग में क्या कुछ नहीं चल रहा था। खुद को डांटता हुआ वो बिस्तर की तरफ बढ़ता, अपनी कलाई में पहनी हुई घड़ी उतारकर एक तरफ रखता। तभी उसकी निगाह अपनी सेज पर उठी थी, जिसको उसने कितने अरमानों से सजाया था। इधर शारदा के दिल में और दिमाग में फिर से वही वाला दबाव उभरने लगा। हे भगवान, संगम दीदी को अपनी छत्र छाया में रखना। वे रोते हुए भगवान से प्रार्थना कर रही थी और आसपास से बिल्कुल बेखबर थी। विकास कब कमरे में आया उसे खबर ही नहीं थी। जबकि उसकी प्रार्थना सुनता वो बुरी तरह से चौंका था। तो क्या उसकी भाभी जो कह रही थी वह सच है? संगम को भगाने में उसकी चाची की लड़की शारदा का हाथ था। भगवान की मूर्ति समेट कर उठी तो विकास को बिस्तर पर बैठा देखकर ठिठक कर रुकी थी। वह बिल्कुल भी ना डरती, लेकिन विकास जिस तरह उसे देख रहा था, आग उगलती निगाहों से, वो बिल्कुल सहम कर डर कर। अब शारदा के लिए बड़ी मुश्किल काम था। विकास अपनी जगह से उठता, उसके पास आया। जो मैं पूछ रहा हूँ सब सच सच बताना। क्या संगम को भगाने में तुमने उसकी मदद की थी? विकास का शब्द इस तरह गुस्सैला था कि उस मासूम शारदा ने जल्दी बिना सोचे समझे सर नामे हिलाया। वे विकास से इस तरह डर गई थी कि वे चाहकर भी सच न बता सकी थी। अगर वह उसे मारता तो वह दिल ही दिल में कांपने लगी थी। ठीक होगा कि इसी में भलाई है तुम्हारी, कि तुम इस सब में शामिल ना हो, वरना मुझे दुश्मन को सीधा नर्क में डालना बहुत अच्छी तरह से आता है। वह ठंडे शब्दों में कहता, उसका गाल हल्का सा थपथपाता वॉशरूम की तरफ बढ़ा था। उसके जाते ही शारदा ने गहरी सांस भरी। उसने तो अपनी सांसें ही रोक ली थी। हे भगवान, मुझे भी अपनी छत्र छाया में रखना। वे मासूम अपने लिए भी प्रार्थना करने लगी थी। रात के आखिरी पल शारदा की आंखें खुली तो कमरे में बिल्कुल अंधेरा था। प्यास की वजह से उसके हल्क में कांटे चुभने लगे थे। उसने अपना मुंह दूसरी तरफ फेर कर गहरी नींद में सो रहा था। उसकी मध्य खर्राटों की आवाज़ें सुनती वह उसके आहट से उठ बैठी थी। रात को वह सोफे पर ही सोने लगी थी जब विकास ने उसे बिस्तर पर सोने को कहा और खुद मुंह पलटकर सोने के लिए लेटा। वह तो वही जानता था, अभी छोटी है और सुहागरात के बारे में उसको समझ नहीं है। इसलिए दिल पर पत्थर रखे हुए नींद की गोली लेकर बड़ी मुश्किल में नींद की वादियों में खोने लगा था। दूसरी तरफ शारदा को यूं उसकी पीठ मोड़कर सोना बुरी तरह चुभा था। क्या वह विकास को पसंद नहीं थी? विकास ने उसके तरफ देखना भी गवारा नहीं समझा। उसकी आंखों में आंसू भर आए थे, पर वह खुद पर कंट्रोल किए बिस्तर के दूसरी तरफ लेटते ही सो गई थी। नींद की वादियाँ उस पर बहुत देर के बाद आई थी, पर अब वह फिर से जाग गई थी। उसने एक बहुत बुरा सपना देखा था। उसे बहुत प्यास लगी थी। वह जग से पानी का गिलास निकालने लगी, लेकिन जग खाली था। उसे हैरानी हुई, क्या किसी ने भी पानी रखना भी ठीक नहीं समझा था? वह आंखों से आंसू पोंछती उठकर कमरे से बाहर निकली। किचन के तरफ फिल्टर के पास गई, पानी निकाला, वापस कमरे में आई। गिलास में पानी डालते हुए एक ही सांस में सारा पानी पी गई। पानी पीकर गिलास एक तरफ रखते बस सोने के लिए लेटी। तभी विकास ने उसकी तरफ करवट ले ली। उसे देखते रह गई। पहली बार उसे यूं बहुत पास से और करीब से देख रही थी। गाल के नीचे हाथ रख के उस बॉडी बिल्डर मर्द को एकटक देखे जा रही थी। 18 साल की लड़की थी। अभी उसके दिल में कोई भी नहीं आया था। विकास ही वो पहला मर्द था जो उसकी ज़िंदगी में आ गया था और उसके दिल में घर कर गया था। उसका जी चाहा था वह उसके करीब आए, लेकिन उससे दूर था। वह उसे बच्ची समझ रहा था, लेकिन वह 18 साल की लड़की के अंदर विकास की मोहब्बत की प्यास जाग रही थी, जिसे विकास बिल्कुल ही अनजान था। शायद संगम दीदी से मोहब्बत करते थे, इसलिए मेरे नज़दीक आना अच्छा नहीं समझ रहे। वह दुखी होते मुंह फेर गई, आंखों से चुप से आंसू बहाती रही।
तभी नींद में विकास का हाथ उसकी कमर पर आकर रुका। उसकी तो सांसें ही रुक गई। दिल की धड़कनें पहले थमी थी, फिर जोरों से धड़कने लगी। उसके दिल की हालत अजीब हो रही थी, जबकि विकास गहरी नींद में था। जागा होता तो शायद कभी भूल कर भी शारदा के करीब ना जाता। उसके जानलेवा सांसों को महसूस करती वह गहरी सांस लेती अपनी आंखें मीच गई। इधर संगम ने अस्मिता को अपनी सारी सच्चाई बता दी। अस्मिता उसकी हालत देखते बस अफसोस करके रह गई थी। तुमने बहुत बड़ी गलती की संगम। किसी भी अनजान लड़के की मोहब्बत में घर छोड़ देना, अपनों को छोड़ देना बेवकूफ़ी की बात है। तुमने बहुत बड़ी गलती की है। उसने उसे दुख से कहा, जानती हो, लेकिन अब तीर कमान से निकल चुका है। न जाने कल कैसे मेरे मम्मी पापा ने इस सारी समस्या को हैंडल किया होगा। सब मेरी वजह से हुआ है। मैंने अपने माँ बाप का सर नीचा कर दिया, उन्हें बर्बाद करके अपनी खुशियाँ मनाने चली आई थी। अस्मिता, कैसी खुशियाँ, देख लो अब भी मैं खाली हाथ हूँ, कुछ भी नहीं मेरे पास। वे अंदर ही अंदर मर रही थी। अस्मिता ने उसका हाथ थामा। संगम, औलाद चाहे माँ बाप को कितना ही दुख क्यों न दे दे, माँ बाप फिर भी औलाद को कभी भी श्राप नहीं देते। बस सब्र करो, भगवान सब कुछ ठीक करेगा। उसने संगम को समझाया तो संगम गहरा सांस लेती हाँ में सिर हिला गई। मैं आज ही यहाँ से चली जाऊँगी। पहले प्लीज़ तुम किसी अच्छे अनाथ आश्रम का एड्रेस बता दो, क्योंकि मैं यहाँ किसी को नहीं जानती सिवाय तुम्हारे। संगम ने अपने आंसू पोंछते कहा। संगम, मेरी सास थोड़ी गुस्सैली ज़रूर है, लेकिन दिल की बहुत अच्छी है। मुझे पता है वह तुम्हें यहाँ रहने की परमिशन बिल्कुल भी नहीं देंगी। जबकि मेरा बस चले तो मैं तुम्हें यहाँ से कहीं जाने ना दूँ। पर अस्मिता दुख से कहती जा रही थी, उसमें मैं तुम्हें क्यों गलत समझने लगी? मुझ जैसी लड़की को तो मर जाना ही चाहिए। अस्मिता, पता नहीं मैं क्यों जिंदा हूँ। संगम, इस तरह की बातें मत करो। भगवान से अच्छाई की उम्मीद रखो, ज़रूर भगवान सब कुछ ठीक कर देगा। मैं खुद भी कभी ज़्यादा बाहर नहीं निकली, लेकिन मैं अपने पति से कहती हूँ कि वह तुम्हें एड्रेस बता दे। उसका पति नीरज काफ़ी लेट घर आया था और संगम ने उसे अस्मिता के बारे में थोड़ी सी बात की थी, जिस पर वह चुप ही रहा। अभी तो वह सो रहा था। संगम को ज़बरदस्ती नाश्ता करवाकर बाहर आई। अस्मिता की सास कहीं जा रही थी रिश्तेदारी में। मैं जब घर वापस आऊँ तो ये लड़की घर पर नहीं होनी चाहिए। लेकिन जाने से पहले अस्मिता को ये बोल कर गई थी, जिसने दुख से हाँ में सिर हिला गई। पति मरने के बाद बड़ी मुश्किल से उन्होंने अपना घर संभाला था। वह एक सिंगल मदर थी, जिस वजह से वह कुछ ज़्यादा गुस्से वाली थी और उनके अंदर कड़वाहट भरी हुई थी। थोड़ी ऐसी ही गुस्से वाली दिखाई देती हैं, लेकिन अंदर से बहुत मुलायम है। अस्मिता अपनी सास के बारे में उसे समझाती। अस्मिता की नीरज से शादी को अभी 6 महीने हुए थे। नीरज बहुत ही अच्छे नेचर का आदमी था, सीओ था, लेकिन अस्मिता पर जान छिड़कता था। उसकी सास के निकलते ही अस्मिता ने जल्दी कमरे की तरफ जाते नीरज को जगाना चाहा। नीरज, प्लीज उठ जाइए ना। वह उसे उठने को धीरे से बोली। क्या हुआ, क्यों परेशान हो, बोलो ना, सब ठीक है ना? वह उसकी तरफ मुड़ता छोटी छोटी आंखें खोलता उसे देखने लगा। जी, वो एक काम था आपसे, अस्मिता ने हिम्मत करते हुए कहा। मैं सुन रहा हूँ। नीरज बेड से टेक लगाते हुए बैठा। अस्मिता ने उसे अपनी दोस्त संगम के बारे में सब कुछ बताया। उसका कोई मदद करने वाला नहीं। फिलहाल वह अनाथ आश्रम में जाना चाहती है, जबकि उसकी बाकी सारी बातें खुल कर गई थी। उसका पर्दा रखा था। आप किसी अच्छे अनाथ आश्रम का पता बता दो, उसे वहाँ भेज दूंगी। वह जल्दी से बोली तो नीरज सोच में पड़ गया। इस तरह के एरिया ज़्यादा ठीक नहीं होते। जगह जगह ऐसे अनाथ आश्रम बने होते हैं, जबकि हकीकत कुछ और ही होती है। खैर, थोड़ा वक्त लगेगा, मैं पता करवा देता हूँ। वापस लेटने लगा। प्लीज़ नीरज, आज ही मम्मी ने कहा है मेरे आने से पहले वह चली जाए। उसका कोई नहीं। वह कहाँ जाएगी? अस्मिता ने ठंडे शब्दों में ये सारी बातें बताई। डोंट वेरी, मैं कुछ करता हूँ। नीरज ने उसकी अपनी दोस्त की इतनी फिक्र पर मुस्कुराकर कहता उठ गया। वह मुस्कुराई, जबकि नीरज ने अगले पल उसे खींचकर खुद के पास किया था। सबकी फिक्र है, लेकिन पति की नहीं। उठाकर बैठा दिया ना। कोई चाय पानी न नाश्ता पूछा। वह उसके होठों की तरफ इशारा करते बोला तो वह शर्माकर उसके सीने में दुबक गई। इधर सारी रात जूही की आंखों में कटी थी। सागर उससे सख्त नाराज हो गया था और अब उसके तरफ देखना भी गवारा नहीं कर रहा था, जिस पर जूही का दिल बहुत दुखा था। वह सुबह उठते ही बिना जूही के बात किए कमरे से बाहर निकल गया था। जूही का दिल किया कि अगर संगम उसके सामने होती तो वह उसका मुंह थप्पड़ों से लाल कर देती। आज विकास का रिसेप्शन होना था। जूही बाहर आई तो नाश्ते की टेबल पर विकास और सादा को पहले से मौजूद देखकर थोड़ा नर्वस सी हुई। क्या बात है जूही, आज कुछ ज़्यादा ही देर से जागी हो? पता है कि घर में नई नवेली दुल्हन आई है, बजाय उसकी मदद करने की मैं तुम्हारे नखरे ही झेल रही हूँ। सास की चुभती हुई आवाज़ उसके कानों से टकराई तो जूही ने एक निगाह शारदा की तरफ देखा, जो बुरी तरह घबरा रही थी। ऐसा क्या देख रही हो? जाओ, नाश्ते की टेबल पर सब सजाया गया है। ये सब कुछ शारदा ने बनाया है।
सीता देवी ने जूही को जताने वाले अंदाज में कहा। उनकी बात पर जूही का मुंह बन गया था, लेकिन वह चुप रही। सामने ही उसका पति सागर विराजमान था। उसके सामने कुछ बोलकर वह बुरा नहीं बनना चाहती थी। सागर ने सिर्फ एक जूस का गिलास लिया, अपनी जगह से उठ खड़ा हुआ। सागर बेटा, कहाँ जा रहे हो? आज तो विकास की रिसेप्शन है, क्या तुमने छुट्टी नहीं ली? राम प्रसाद ने सागर को अपनी जगह से चुप से उठते हुए देखा तो टोक दिया। पापा, आज एक ज़रूरी मीटिंग है, इस वजह से जाना पड़ेगा। रिसेप्शन वैसे भी रात को ही है, तो मैं जल्दी आने की कोशिश करूँगा। बिना किसी के तरफ देखे बाप को जवाब देता वह लंबे लंबे कदम रखता वहाँ से बाहर निकल गया था, जबकि सीता देवी ने दुखी निगाहों से जूही के तरफ देखा था। क्या बात है सागर, इस तरह तो कभी नाश्ता छोड़कर नहीं जाता, आज बिना नाश्ता किए हुए चला गया? कोई बात हुई है तुम दोनों के बीच? सास की शक भरी निगाह उन दोनों पर पड़ी तो जूही जल्दी से बोल पड़ी, माँ जी, हम दोनों का पर्सनल मामला है, डिस्कस करना जरूरी नहीं समझती यहाँ पर। वह भी गंभीर शब्दों में कहती नाश्ते की टेबल से चुप से उठकर अपने कमरे की तरफ बढ़ गई। उफ, देख रहे हैं तेवर, न जाने कैसी परवरिश की है शोभा देवी ने इसकी। अच्छा हुआ छोटी बहन मेरे विकास की दुल्हन बनकर नहीं आई, वह भी इसी की तरह निकलती। संगम की बात आते ही विकास के होंठ बुरी तरह से भिजे थे। वह उस मौके पर संगम का नाम लेना उसे सख्त बुरा लग रहा था। वह बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। कुर्सी पीछे करते हुए चुप से टेबल से उठ गया। अरे विकास बच्चे, तुम कहाँ जा रहे हो? सीता देवी ने उसे जल्दी से रोका। कुछ काम है, आता हूँ। उसका शब्द ऐसे ही रूठा हुआ निकला। न जाने किसकी नज़र लग गई है हमारे हंसते खेलते घर परिवार को। इधर भोला बहुत परेशान था। सर, जो नंबर आपने बताया था लास्ट टाइम, वो यहीं की लोकेशन शो कर रही थी। गाजियाबाद रेलवे स्टेशन लेकर आया था और वे रूट इसी तरफ जाता था। सब तरफ पता करवाओ उसने किस किस शहर का टिकट लिया था। मुझे जल्दी इन्फॉर्मेशन चाहिए, मुझे हर हाल में चाहिए। भोला बहुत बुरी तरह से परेशान था। उसकी आंखें रात भर जागने की पता दे रही थी। वह जहाँ भी कहीं होगी मैं उसे ढूंढ निकालूंगा, वह दिल ही दिल में इरादा कर रहा था। वह वापस गाड़ी में आकर बैठा। मैं नहीं जानता वो मेरे दिल में कब समा गई। अब मुझे हर हाल में संगम को पाना है। मैंने उससे सच में विकास से बदला लेने के लिए इस्तेमाल किया था, लेकिन आज समझ आ रहा है, बुरी तरह से एहसास हो रहा है, वो बदला नहीं था, वो मेरा इश्क था। अगर वह मुझे ना मिली तो न जाने मैं क्या कर बैठूंगा। मुझे वह हर हाल में चाहिए। मेरे भगवान, भोला बड़ी बेबस था और घबरा रहा था। इधर नीरज ने अपनी माँ से बात करके संगम को अपने घर रहने की परमिशन दिलवा दी थी। अनाथ आश्रम में रुकने का वह रिस्क नहीं ले सकता था, इसलिए संगम वहीं रुकने लगी। उसकी सास का व्यवहार थोड़ा सा अलग था, पर नीरज उसको अपनी बहन की तरह समझता था और अस्मिता उसका बहुत ख्याल रखती थी। लेकिन ये नहीं जानती थी कि भोला अब उसके प्यार में इतना आगे बढ़ चुका है कि उस तक पहुंच ही जाएगा। इधर विकास का रिसेप्शन बहुत शानदार तरीके से सजाया गया था। बिजनेस कमेटी से लेकर उनकी पूरी रिश्तेदारी से हर मेंबर उस रिसेप्शन पार्टी में शामिल था। 18 साल की शारदा को ब्यूटिशियन ने मेकअप के जरिए इस तरह निखार दिया था कि वह इतनी खूबसूरत लग रही थी कि वह अपनी उम्र से 2-3 साल बड़ी दिखाई देने लगी थी। और ये भी सीता देवी का हुक्म था, दुल्हन को उम्र में थोड़ा बड़ा दिखाना, ताकि कोई ये ना कह सके कि बच्ची को ब्याह कर ले आए हैं। पर बातें करने वालों ने बातें भी खूब सुनाई थी। संगम की जगह उसकी कजन को ब्याह कर ले आए थे, लेकिन सब बातों को इग्नोर किया गया था। शोभा देवी ने अपने तबीयत खराबी का बहाना बनाकर रिसेप्शन छोड़कर जा चुकी थी। जूही ने एक निगाह विकास और सादा को एक साथ स्टेज पर बैठे देखा तो सख्त गुस्से से भर गई थी। यहाँ वह संगम को सोच रही थी, लेकिन उसने खुद अपनी जगह छोड़ दी थी। पर अब उसका दिल था कि विकास शारदा को छोड़ दे। शारदा उसके घर में उसकी देवरानी बनकर उसके सामने कैसे आ सकती थी, जबकि सारी जिंदगी वह उसे अपने से नीचा समझती आई थी। आज वह उसके बिल्कुल बराबर में बैठी थी। इस बात को जूही बर्दाश्त ही नहीं कर पा रही थी। बहुत प्यारी लग रही हो। शारदा को स्टेज पर अकेला पाते उसके पास आई। थैंक यू, वह धीरे से मुस्कुराई। मुँह दिखाई, क्या मिली है? वह शक भरी निगाहों से पूछ रही थी। कुछ भी नहीं दिया। मासूम शारदा के दिल पर चुभी थी, नफरत को समझ ही ना सकी। जूही ने जो पूछा शारदा जवाब देती जा रही थी। क्या मतलब? सुहाग रात भी नहीं मनाई? वे थके थे ना, इसलिए सो गए थे। शारदा ने धीरे से जवाब दिया। सच में शारदा, मतलब तुम्हें देखा भी नहीं, तुम्हारी तारीफ भी नहीं की और मुंह फेर कर सो गया? जूही ने उसे खंजर चुभोते बोला था। वह सर झुका गई। अमेजिंग, मतलब उसे तुम्हारे अंदर कोई खास बात दिखाई नहीं दी कि तुम्हारे करीब आता। खैर, ये सब किस्मत की बातें होती हैं। उसे सर से पैर तक देखती जूही गुस्से से देखती उठ खड़ी हो गई, जबकि उस मासूम की आंखों में आंसू भर आए। क्या बात है विकास, क्या शारदा अच्छी नहीं लगी?
अब वो विकास को अकेला देखकर जली पर नमक का काम करने आई थी। क्या मतलब आपकी इस बात का? वह सीने पर बाजू बांधे थके अंदाज में बोला। क्या छुपा रहे हो? तुमने शारदा को मुंह दिखाई भी नहीं दी। बेचारी इतनी अपसेट है, जूही ने बड़ी अफसोस से कहा। तो विकास ने दांत पीसते स्टेज पर बैठी शारदा को देखा। आपसे मतलब? यह हमारा पर्सनल मैटर है, आपको ज़रूरत नहीं बीच में बोलने की। वह पहले ही संगम की वजह से भड़का हुआ था और ज़्यादा जूही की बातों से सुलग उठा था। उफ, अगर ये पर्सनल मैटर होता तो तुम्हारी नासमझ दुल्हन सबके सामने खोलकर ना बैठी होती। वह तुम्हारी इज्जत का फलूदा कर रही है। तो मैंने उसे टोका तो वो मुझे रोककर सब बताने लगी कि तुम उसके करीब भी नहीं आए, बल्कि पीठ फेर कर सो गए। जूही की बात पर विकास का चेहरा खतरनाक हद से भी ज़्यादा गुस्से में पड़ गया था। शारदा उससे एज में बहुत कम थी, लेकिन इतनी भी छोटी नहीं थी कि कमरे की बातें खोल खोल कर दूसरों को बताए। वैसे तुम्हें उसे पहली रात ही नकेल डालकर रखना चाहिए था, ताकि तुम्हारी इज्जत को वह सब लोगों में दो कौड़ी का ना करती। जूही ने मुंह बनाते सरनामे हिलाते अफसोस किया। आपकी बहन ने जो कारनामा किया उसके बाद मुझे नहीं लगता हमारे परिवार में किसी की इज्जत दो कौड़ी की भी बची है। वह तो उन बातों को समझती नहीं, लेकिन आप और आपकी बहन तो समझती थी ना। और रही बात करीब जाने की, भाभी के कान में घुसता नॉर्मल शब्दों में भाभी के पास होता बोला। अब शारदा मेरी धर्मपत्नी है। जब चाहूँ जिस वक्त चाहूँ उससे मैं अपना हक वसूल कर सकता हूँ। मैं उसका पति परमेश्वर हूँ। आप जाकर अपनी लापता बहन की मातम मनाइए, जो बिना शादी किए न जाने किसके साथ और किससे अपना मुंह काला करवा रही है। जूही ने गुस्से से उसकी बात काटी, जो भिगो भिगो कर उसका वार उसी पर उल्टा किया था। अपनी बारी आई तो उससे बर्दाश्त ना हुआ। अगर आपके अंदर सुनने की शक्ति नहीं तो बोलने से पहले 100 बार सोच लिया करो। उनको आईना दिखाता बाहर की तरफ कदम बढ़ा गया, जबकि जूही उसकी बातों पर जल भुनकर राख हो रही थी। वह अब वापस अपनी पत्नी शारदा के पास जा रहा था। वह रिसेप्शन के बाद फ्री होती, अब कमरे में आईने के सामने खड़ी खूबसूरत लहंगे को देखती धीमा धीमा मुस्कुरा रही थी। कल तो बस घर में ही तैयार हुई थी, लेकिन आज उसे बिल्कुल दुल्हनों की तरह सजाया गया था। अपने चेहरे के निखार पर हाथ रखे वह अपनी महंगी ज्वेलरी को देखती शर्माती मुस्कुरा रही थी। आईना उसे अपनी तारीफ करता दिखाई दिया। क्या ही हो जाता अगर विकास जी मेरी थोड़ी तारीफ कर देते। कितने कंजूस हैं, मुझे मुंह दिखाई भी नहीं दी। कितनी शर्मिंदगी हुई भाभी के सामने। वह मुंह में बड़बड़ा रही थी, कानों में पहने अपने झुमके उतार रही थी। तभी विकास धाड़ से दरवाजा खोलकर अंदर दाखिल हुआ। उसे यूं गुस्से से अंदर आता देखकर उसका हाथ कान के पास जाता रुक गया था। दिल बेकाबू फिर से धड़कने लगा था। पलकें झुकने से मना कर रही थी, न जाने क्यों। शारदा का जी चाहा उसकी चौड़ी छाती में समा जाए और विकास भी उसको प्यार करे, उसकी तारीफ करे, लेकिन उसके चेहरे पर पहले ही गुस्से को देखती उसे तो अपनी जगह से हिलने की भी हिम्मत नहीं हो पा रही थी। क्या चाहिए तुम्हें? मुझसे मुंह दिखाई चाहिए? वो उसके पास आता उसका मुंह अपनी तरफ मोड़ गया था। शारदा ने जल्दी नाम में सिर हिलाया। तुम्हें शर्म नहीं आई? कमरे की बातें बाहर निकालते हुए उसे गुस्से से बाजू से जकड़े हुए झकझोड़ा। वह नाजुक सी लड़की अपना सांस रोके विकास को सहमी हुई देख रही थी। इतनी सी तो हो तुम, और तुम्हें प्यार की आग लगी है। उसके सामने इतनी बेशरम बातें कर गया था, उसे अपने कानों पर विश्वास नहीं हुआ। शारदा की आंखें आंसुओं से भरने लगी। मैंने क्या कहा? हे भगवान, ये मुझे क्यों डांट रहे हैं? मैंने किसी से कुछ भी नहीं कहा। वह दिल ही दिल में बोलती विकास को देखती चली गई, जबकि भूल गई थी कि आज ही जूही को अनजाने में अपनी पर्सनल बातों का सारा पिटारा खोल गई थी। विकास ने उसकी कलाई को बड़ी जोर से दबोचा। आज मैं तुम्हें बताता हूँ कि असली आदमी क्या होता है। तुमने भाभी के सामने क्या बकवास की है कि मैं तुमसे मुंह मोड़कर सोता हूँ? विकास ने शारदा का इतना हैवी दुपट्टा उतार कर दूर फेंका था। शारदा अचानक से उसके इस व्यवहार पर बौखला गई थी। आंखों में ढेरों आंसू लिए विकास को देखा, जो विकास के जज्बात एकदम भड़के थे। वह उसे बिस्तर पर लाता तकिए पर गिरा गया, उसके ऊपर झुकता उसके ब्लाउज के हुक को खोल गया था। शारदा बुरी तरह से घबरा गई थी। विकास, उसने सहमे हुए उसका नाम लिया। क्या हुआ? डर क्यों रही हो? यही तो चाहिए था तुम्हें कि मैं तुम्हारे पास आऊं। उसकी गर्दन पर हाथ फेरता उसकी गर्दन को नरमी से अपने हाथ में ले गया। शारदा की गुलाबी होंठ उसे अपनी तरफ बुला रहे थे, जिन पर लिपस्टिक लगी हुई चमक रही थी। वह रो देने को थी। विकास ने खुद पर कंट्रोल किया। चुप हो जाओ, आवाज़ ना आए रोने की। जितना पूछूं उतना जवाब देना। भाभी से क्या बात हुई थी तुम्हारी? वह अब पीछे होता बेड के सिरहाने से टेक लगाते उसे अपनी गोद में बिठा गया। वह शर्माती हुई देखती धड़ धड़ धड़कते दिल को बड़ी मुश्किल से संभालते हुए पलके उठाने की हिम्मत नहीं थी। वो मुंह दिखाई का पूछ रही थी, सर झुकाए मुजरिमों की तरह जवाब दिया।
जबकि नज़रें अभी भी झुकी हुई थी। और तुमने उसे सब बता दिया कि ना मुँह दिखाई दी, ना सुहागरात मनाई। इतनी बेशरम कब से हो गई हो तुम? उसकी नाजुक सी कमर को मुट्ठियों में दबोचते घूर कर बोला, नहीं कुछ नहीं बताया। मैं डर के मारे फिर से झूठ बोल गई। अच्छा, तो उन्हें कैसे पता चला कि हम रात को एक दूसरे के करीब नहीं आए थे? अब की बार उसका सब थोड़ा धीमा लेकिन बेहद बेकरारी लिए हुए था। मैं सच कह रही हूँ विकास, मैंने कुछ नहीं कहा। वह गहरी सांस भरते बोली, जिससे उसके खूबसूरत होंठ से गर्म सांसें के गर्दन पर टकराने लगी। तुम्हें मासूम छोटी सी लड़की समझ रहा था, तुम तो पूरी आफत निकली। वह उसे खींचकर अपने सीने में भींच गया। वो बड़ी तेजी से हकलाई। वह उसकी नाजुकी को अपने सीने में मिस करता बहता चला गया। झटके से उसको तकिए पर गिरा चुका था, उस पर झुकता चला गया। उसके होंठों से गर्दन तक का सफ़र कुछ ही मिनटों में उसने तय कर लिया था। शारदा की हवाई गुम हुई और वह सिसकियां भरकर रह गई थी। वह मैं भूल गया था कि उम्र अभी कम है, थोड़ी नादान है, लेकिन मैं ये भूल गया था वह बालिग हो गई थी और उसकी धर्मपत्नी थी। बस यही याद रखे हुए था। शारदा की आंखों के आगे अंधेरा छाने लगा। मुझे डर लग रहा है। शारदा की जुबान से ये आवाज़ फिसलती जा रही थी, कुछ नहीं होगा। विकास जो बहुत ज़्यादा उसके प्यार में डूबते जा रहा था, शारदा की पुकार पर खुद को कुछ हद तक काबू कर लिया था। विकास ने बेकाबू होते खुद को अपनी बाहों में समेटा था और वह उसे प्यार भरी नज़रों से देखने लगी। वह चाहती थी कि विकास उसके करीब आए, उसे प्यार करे, लेकिन प्यार में इस हद तक एक दूसरे के करीब हुआ जाता है, उसे ये अंदाज़ा नहीं था। वह लैंप की रोशनी भी कम करता शारदा पर अपना प्यार लुटाता चला गया था। उसकी धड़कनों पर झुकता फिर से वह जुनूनी हुआ था, लेकिन शारदा की सिसकियों पर वह खुद को होश में लाया था। लेकिन उस रात उसके प्यार का जुनून के सर पर चढ़कर बोल रहा था। तो कभी अपनी पत्नी को देखता, उसे प्यार करता। वे दोनों प्यार में इस तरह खो गए थे। दोनों ने ही एक लंबी रात प्यार भरी बिताई थी। अब विकास का कोई भी रिएक्ट उसको बुरा नहीं लग रहा था। वह उसके प्यार में इस तरह गुम हो गई थी, लेकिन आंखों से आंसू बहकर तकिए को भिगो रहे थे। इधर करीबन 2 साल के बाद विकास हाउस में सभी इस वक्त बहुत खुश थे। जूही और सागर की भी आपस में सुलह हो गई थी। वक्त रहते सागर ने जूही को समझाया और शारदा को उसकी जगह देने को कहा, ताकि घर में कुछ भी कोई तमाशा न लगे। भगवान ने जूही को अभी तक कोई औलाद नहीं दी थी, लेकिन अब सागर ने उससे वादा किया था कि वह औलाद के लिए कभी दूसरी शादी नहीं करेगा, क्योंकि डॉक्टर के चेकअप से सारी कमी जूही के अंदर थी। भगवान ने अब औलाद देनी होगी तो जूही से ही दे देगा। वह सब्र करेगा। भगवान के हर फैसले पर वह राजी हो गया। सागर ने उसे यकीन दिलाया था। वह अपने आप को बदलती चली गई। आज विकास और शारदा के 1 साल के बेटे को वह भी बिल्कुल माँ की तरह चाहती थी, जलन नहीं करती थी। विकास हाउस अब बहुत खुशियों में जगमगा रहा था। शारदा ने वादा किया था, मैं एक और बच्चे को पैदा करूंगी, उसे वह अपनी बहन जूही को दे देगी। शारदा ने 3 साल के बाद एक बेटी को जन्म दिया था। उस बेटी को वह अपनी बहन जूही को सौंप दिया था। जूही और सागर भी बहुत खुश थे। अपनी बेटी को लेकर यहाँ सब कुछ नॉर्मल था और बड़ी खुशी में बीत रहा था, क्योंकि आज विकास हाउस के इकलौते वारिस की 6ठी सालगिरह थी। केक कट करना था, लेकिन अभी तरुण को जगा जगा कर सभी थक चुके थे। वह अपना पेट भरता जो सोया, अब उठाने पर भी नहीं उठ रहा था। जब जबरदस्ती जगाना चाहा तो उसने रोना डाल दिया था, इसलिए केक कट नहीं हो पा रहा था। राम प्रसाद विकास को हाथ के इशारे से अपने पास बुला रहे थे। अपनी पत्नी को एक साथ लिए उनके पास चला गया। वे सब खुश थे, सबके चेहरे जगमगा रहे थे कि अचानक वहाँ एक भूचाल सा आ गया। दरवाजे की ओर सबकी नज़रें एक साथ उठी। वहाँ संगम को खड़ा देखकर सभी बिल्कुल सुन रह गए थे। उसके साथ खड़े उस आदमी को देखकर विकास का दिमाग आपे से बाहर हुआ था। शारदा के कदम बेकाबू होकर विकास की तरफ उठे। वह उसके साथ जाकर खड़ी हुई। जानती थी वो बहुत ही गुस्से वाला आदमी है, कहीं गुस्से में कुछ गलत ना कर दे। उन 6 सालों में वह जान गई थी उसके बारे में और उसके गुस्से के बारे में। वह उसका गुस्सा हमेशा ठंडा कर देती। संगम अपने साथ खड़े भोला का बाजू जोर से थाम गई थी, जो आज जबरदस्ती उसे वहां ले आया था। भोला ने उसे 2 दिनों में ही ढूंढ लिया था, लेकिन उसे मनाते मनाते भोला को पूरे 1 साल लग गए थे। वह उसे माफ़ नहीं कर पा रही थी, लेकिन भोला पीछे हटने वालों में से नहीं था। उसने उसको मनाकर ही दम लिया और शादी करके घर ले आया था। पर उसकी संगम वो पहले जैसी नहीं थी। उसने हंसना बोलना सब कुछ छोड़ दिया था। भोला को अपनी गलती का बहुत एहसास हुआ था। फिर अपनी गलती को सुधारने के लिए उसने संगम के घर वालों से बातचीत की। उन सबसे संगम के लिए उसने माफ़ी मांगी और तब तक उसके पास भी नहीं गया था जब तक उन्होंने संगम को माफ़ ना कर दिया था। विकास के पास गया, लेकिन उसने मिलने से मना कर दिया।
संगम के लिए वह सबके आगे हाथ फैला गया। शायद वह सच में उससे टूटकर मोहब्बत कर बैठा था और उसे इसका एहसास बड़ी देर में हुआ था। धीरे धीरे सबको संगम के लिए मना ही लिया था, बिना उसके बताए सबको मना चुका था और आज उसे एक फंक्शन का बोलकर जबरदस्ती अपने साथ ले आया था। अब यहाँ आकर वह बहुत बुरी तरह से डर रही थी। उसके सामने वह सब अपने थे, आंखों में आंसू लिए वे कांपते हुए भोला का बाजू मजबूती से थामे उसके तरफ देखने लगी। वह मुंह पलट गई, उसकी आंखों में शिकायत थी। इससे पहले कि वह वापस जाती, भोला ने उसका हाथ थामे सर नामे हिलाया और उसे लिए उसके माँ बाप के तरफ बढ़ा और डरते हुए भोला के पीछे चिपक कर रोने लगी। भोला ने उसे अपने पीछे से सामने लाते उसके माँ बाप के सामने खड़ा किया। शोभा देवी उसे देखती रो पड़ी थी और अपनी बाहें फैला दी थी। वह हैरान होती उनके सीने से जा लगी थी। इस साहब की तरफ डरते हुए देखा, उनके आगे हाथ जोड़ दिए। वे कुछ बोलने के लिए उठे थे, उसके पापा ने उसे अपने सीने से लगा लिया था। शारदा और विकास ने भी उसे माफ़ कर दिया था। सभी ने उसे माफ़ कर दिया था, लेकिन ये माफ़ी वैसे ही नहीं मिली थी। इस सब के लिए भोला को क्या क्या सहना पड़ा था सिर्फ वही जानता था। संगम ने विकास की तरफ देखा तो वो मुंह फेर गया। उसका चेहरा गुस्से से लाल था। जूही ने उसकी कलाई को थामा। उसने जूही की तरफ देखा तो दिल एकदम बिल्कुल सुन्न हुआ। उसी पल तरुण ने उसके कंधे में मुंह छुपाते जोर से रोना शुरू कर दिया तो सबका ध्यान उस छोटे से मासूम पर जा ठहरी। जूही ने उसे अपनी बाहों में ले लिया तो वह चुप होता माँ की गोद से सबको एक नज़र देखता हैरान हो रहा था। भाई लाओ यहाँ हमारे पोते को, अब मूड ठीक हो गया है मेरे बच्चे का, तो केक काट लिया जाए। राम प्रसाद ने अपने पोते को गोद में लिया और केक कट किया। सबने मिलकर तरुण को अपने दादा के साथ केक कट करते देखा तो तालियां बजाई। माफ़ नहीं कर सकते तुम दोनों? संगम ने शारदा और जूही की तरफ देखते उम्मीद से पूछा। शारदा का बस नहीं चल रहा था कि वे जल्दी आगे बढ़कर बहन के गले से लग जाए। विकास की वजह से वह अपने दिल की बात नहीं सुन रही थी। विकास ने एक नज़र भोला को देखा और एक नज़र संगम पर डाली। बच्चे की वजह से मैं सब कुछ भुला चुका हूँ, एक्सक्यूज मी। इतना कहते हुए वह तरुण की तरफ बढ़ गया। शारदा ने झट से संगम को गले से लगा लिए। शारदा तुम बहुत कमज़ोर हो गई हो, आप अपना ख्याल क्यों नहीं रखती? क्या आप? वह रोते हुए उससे पूछ रही थी, जबकि वह सिर्फ मुस्कुरा रही थी। थैंक यू भोला। रात को सोने के लिए लेटी वह उसके सीने पर सर रख गई। आज शादी के इतने साल बाद उसके करीब आई थी कि भोला का दिल धड़क गया था। आई एम सॉरी संगम, मेरी वजह से तुमने क्या कुछ नहीं सहा। मुझे एहसास है और धन्यवाद करता हूँ भगवान का कि उसने मुझे इतनी प्यारी पत्नी दी, मोहब्बत करने वाले लोग दिए। उसके आसपास बाहें डाले बोला। संगम ने कहा, आई एम सॉरी, मैंने आपका बहुत दिल दुखाया है तो जोड़ भी सकती हूँ अपनी मोहब्बत से। वह उसको अपने करीब करता गंभीर शब्दों में बोला तो संगम ने पलकें झुका ली तो वह उसके होंठ पर अपना होंठ रखते उसकी आत्मा में समा गई थी। ये थी उस घर की प्रेम कहानी। और मेरी वीडियो आप लोग जहाँ कहीं से भी देखते हैं, कमेंट में अपने शहर और राज्य का नाम ज़रूर बताइए। मुझे आप लोगों के कमेंट पढ़ने में बहुत आनंद आता है और उन सभी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ जो लोग मेरी वीडियो को देखते हैं, लाइक करते हैं और शेयर करते हैं। अगर आपको आज की कहानी पसंद आई है तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं हम अपनी कल की एक और नई दिलचस्प कहानी के साथ। मुझ पर सदा अपना प्यार और स्नेह बनाए रखें। सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार दोस्तों। खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें।